हम लोग डिस्कशन किस चीज के बारे में करेंगे कि एनपीआर जो है वो स्लिप, जो एनपीआर स्लिप जो लोगों को मिल गया उनको जो है एलएस एलटीवी जो है वो आपको यहाँ पे दिखाकर वो इंडिया के में रह सकते हैं और वो अपने मतलब आपको यहाँ के भारत का नागरिक बता सकते हैं गाइस। तो उसके लिए क्या करना है, तो एनपीआर स्लिप जिसके पास है उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जानना भी बहुत जरूरी है गाइस। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन जितनी भी सोशल मीडिया है, सारे सोशल मीडिया पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे क्लासेस जो है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें आपको जो क्लास जो मिलेगा वो इस चैनल पे यूपीएससी और जो भी स्टेट पीएससी की एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपका करंट अफेयर, साथ ही साथ आपका जो जीएस का पेपर होता है वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। मैं आपके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी यहाँ पे इस चैनल पे लेकर आ रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कंटेंट का कोई पैसा नहीं लगने वाला है और पूरा आपको इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये है, फर्स्ट हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे भी जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे किसी भी तरीके का कोर्स खरीदने के लिए आप यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जैसे ही ओपन करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा और अगर आप इसको लैपटॉप में भी खोलेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा और जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको गोल सेलेक्ट करना है। तो गोल में आपको क्या, यहाँ पे यूपीएससी, सीएससी, जीएस आपको लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हो तब यूपीएससी सेलेक्ट करना, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो वहां पे वो सेलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस नेक्स्ट आएगा, उसमें प्लस और आइकोनिक कोर्स आपको मिलता है। तो प्लस और आइकोनिक में क्या है कि प्लस और आइकोनिक में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वहां पे आपको एक स्पेशल कोच मिल जाता है जो हमेशा आपको गाइड करता है, एक प्लान करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कहाँ आपसे जो है थोड़ा सा गलती हो रहा है और जिसके कारण आप और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो उसके बारे में हम लोग सब कुछ यहाँ से डिस्कशन करेंगे, राइट। क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे ही आप प्लस पे को क्लिक करेंगे तो प्लस का कोर्स जो है यहाँ पे आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल इस तरीके का आपका यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे आपको फी लिखा हुआ रहता है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इस फी में भी कोई डिस्काउंट चाहते हो गाइस, बिल्कुल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट ले सकते हो कोड को अप्लाई करके। तो कोड मेरा क्या है, कोड है गाइस, कोड इज SHIVGOVIND1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अनअकैडमी पे किसी भी तरीके का कोर्स को खरीदने के लिए इस कोड को जरूर अप्लाई करना। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोड आपको ये कोड कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जो है नेक्स्ट पेज इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये मेरा कोड है, इस कोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तब जाकर आपका जो है ये अमाउंट जो दिख रहा है वो आपका 10% रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए 10% कैसे रिड्यूस होता है, 10% आपका रिड्यूस हो गया। अब आप यहाँ पे पेमेंट बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो बहुत सारा ऑप्शन है, आप पे इन पार्ट कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, ईएमआई से कर सकते हो, कैश से कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइस, आप किस तरीके से करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग जो है सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेशन में क्या है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे देख लो कि हिंदू का न्यूज है। हिंदू का न्यूज में यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ये कंफर्म किया गया कि जो भी एनपीआर स्लिप है उसको आप एक तरीके से प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म वीजा के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म वीजा चाहिए इंडिया में रहने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप एनपीआर स्लिप को दिखाकर इंडिया में आप उसके लिए लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है द हिंदू का न्यूज था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस। तो इसके बारे में चलिए आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे।
ठीक है। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा गाइस, कैन एन इंडियन सिटीजन होल्ड द ड्यूअल सिटीजनशिप? क्या कोई भी इंडियन, अगर भारत के कोई भी नागरिक है, चाहे आप या हम या कोई भी नागरिक है, क्या उसके पास दो कंट्री का सिटीजनशिप हो सकता है? यहाँ पे दो ऑप्शन है, यस और नो। तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बता दो कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर होगा तो उसके बारे में भी बताओ, क्यों होगा और किस नियम के अनुसार ऐसा बताया गया है। इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि आखिर हो सकता है या नहीं, भारतीय नागरिक को डुअल सिटीजनशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो यूनियन में जो होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये क्लैरिफाई कर दिया गया कि जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो 6 जो है नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, तो 6 नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी किसको किसको बोला गया है? तो यहां पे ये चीज ध्यान में रखना, 6 नॉन जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, पहला एक हिंदू है, दूसरा आपका जो है सिख, तीसरा आपका जैन्स, थर्ड आपके कौन होंगे? जैन्स। फिर उसके बाद आपके कौन आ जाएंगे? पारसीज होंगे, ठीक है। तो हिंदू, सिख, जैन, पारसी आपके, फिर क्रिश्चियन होंगे और बुद्धिस्ट होंगे, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट। तो इन लोगों को ही सिर्फ एनपीआर के थ्रू जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मिला गया है। तो ये जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये क्लैरिफाई किया कि जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो 6 नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी से आते हैं, जो कौन कौन से कंट्री? 3 कंट्री से, सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो है, वो यहाँ पे जो एनपीआर का जो इनरोलमेंट का जो स्लिप है उसको वो किस चीज के रूप में यूज कर सकते हैं? उसको ये वो जो है एक तरीके से प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं अगर वो भारत में रह रहे हैं तो यहाँ पे यही न्यूज है। अब इसके बारे में, अब एलपीआर एलटीवी क्या होता है, लॉन्ग टर्म वीजा क्या होता है, दीर्घकालीन वीजा क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एनपीआर क्या होता है, कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग सीए का भी पूरा एनालिसिस करेंगे गाइस, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अब इसके बाद बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो एनपीआर एक नंबर प्रोवाइड कराया गया जिसमें जो है वो 10 डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो 10 से अधिक दस्तावेजों का एक सूची तैयार किया गया है, जिसमें जो है एक एनपीआर का जो इनरोलमेंट स्लिप है वो भी आपको बताया गया है। एनपीआर नंबर, जो एनपीआर का इनरोलमेंट स्लिप है, आप उसको दिखाकर यहाँ पे ये वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलटीवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये आने वाला जो इंडियन सिटीजनशिप, चाहे अगर आपको मिलता है या न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू या फिर मतलब नेचुरलाइजेशन के थ्रू, मतलब सिंपल सा नागरिकता अगर आपको इस तरीके से मिलता है, या फिर अगर आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलता है, जो सिटीजनशिप एक्ट है, कौन सा सिटीजनशिप एक्ट है गाइस? तो ये सिटीजनशिप एक्ट आपका सेक्शन 5 और 6 जो है वो 1955 के अनुसार ऐसा बोला गया था कि आपको नागरिकता कैसे मिल सकता है? नेचुरलाइजेशन से और रजिस्ट्रेशन से। तो नेचुरलाइजेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे उसको जो है उसका सेक्शन 5 और 6 जो सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का था, उसमें 6 कम्युनिटी को ये बोला गया था, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, पारसी जो क्रिश्चियन हो या फिर बुद्धिस्ट हो, जो ये तीनों कंट्री से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, तो वो लोगों को यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता था नेचुरलाइजेशन से या फिर रजिस्ट्रेशन से। तो उनको अब एनपीआर के थ्रू भी यहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो एलटीवी का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्पेशल प्रोविजन, एक स्पेशल प्रोविजन है एलटीवी के लिए, जो हिंदू या सिख, ठीक है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहते हैं, तो वो भी एलटीवी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्पेशल एक प्रोविजन बनाया गया था कब? 2011 में, ठीक है। पहली बार कब बनाया गया था? 2011 में। किसके लिए? जो है जो पाकिस्तान के हिंदू हो या फिर अफगानिस्तान के हिंदू या सिख हो, तो उनके लिए जो है यहाँ पे एलटीवी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्पेशल प्रोविजन कब बनाया गया था? 2011 में। तो 2011 से जो है
2011 से पहले वहां के पाकिस्तान के हिंदू या फिर अफगानिस्तान के हिंदू जो है एलटीबी का के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो इस चीज को अप्लाई वो कर सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया गाइस? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है एलटीबी क्या है। तो एलटीबी एक दीर्घकालीन वीजा है जिसमें 180 दिनों के लिए लोगों को क्या किया जाता है, अगर आप जो है नॉन इंडियन ओरिजिन से आते हैं, किसी दूसरे कंट्री से आते हैं, तो उनको जो है वैसे लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा दिया जाता है, जिसमें अगर वो 180 दिन से ज्यादा अगर हमारे कंट्री में कंटिन्यूअसली रहना चाहते हैं तो उनको ये वीजा दिया जाता है, लॉन्ग टर्म वीजा। और ये वीजा किसके लिए दिया जाता है? पहला, जो कोई अगर बाहर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से इस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, या फिर उनका जो है एंट्री के लिए, ठीक है, या फिर उनका जो है स्टूडेंट वीजा के लिए यहाँ पे ये फैसिलिटी दिया जाता है। ठीक है, तो तीन चीजों के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया जाता है, एलटीबी किसके लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंट्री के लिए, या फिर जो है यहाँ पे रहने के आधार से आ रहे हैं, अगर 6 महीना से ज्यादा तो उनको भी लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, अगर नौकरी करने आ रहे हैं तो उनको भी करना पड़ेगा, या फिर स्टूडेंट हैं तो भी उनको करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म वीजा दिया जाता है। क्यों, कितने दिन से ज्यादा के लिए, अगर वो 6 मंथ से ज्यादा अगर यहाँ पे रहना चाहते हैं। ठीक है, ये है। अब इसके बाद हम लोग बेनिफिट्स जो एलटीवी जिनको मिल जाता है उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो पहला बेनिफिट ये मिलता है कि वो लोग जो है जिनको लॉन्ग टर्म वीजा मिल गया इंडिया का, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे घर खरीद सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा घर खरीद सकते हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, और उनको और भी बहुत सारी फैसिलिटी उनको प्राप्त हो जाती है। जैसे बहुत सारी फैसिलिटी, जैसे कि वो आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ एलटीवी ये भी अलाउ करता है कि वो यहां पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एनपीआर क्या है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो एनपीआर जो है पहली बार ये कंपाइल कब किया गया था, 2010 में, लेकिन इसको अपडेट कब किया गया, बहुत सारा सेंसस हुआ, उसके बाद सेंसस में जो होने के बाद आपका 2015 में इसको अपडेट किया गया। ठीक है, तो एनपीआर आपका जब कब स्टार्ट हुआ था, यहां पे पहली बार ये जो है इसको कंपाइल किया गया, इसको पहली बार रखा गया, मतलब 2010 में, लेकिन इसको अपडेट कब किया गया, 2015 में। अब एनपीआर जो है आपका क्या है कि एनपीआर एक रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंस है। अब यहां पे यूजुअल रेसिडेंट का मतलब क्या है, तो यूजुअल रेसिडेंट जो होते हैं, रेसिडेंट्स कौन हैं, तो यूजुअल रेसिडेंट उन्हीं को बोलते हैं जो सिंपल हमारे कंट्री में जो 6 महीने कंटिन्यूअसली हमारे कंट्री में है, ठीक है, या फिर 6 महीने से ज्यादा है, या फिर आने वाले फ्यूचर में वो 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा रहने वाले हैं, तो उन्हीं को एनपीआर मतलब यूजुअल रेसिडेंट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है यही इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एनपीआर एक रजिस्टर है जिसमें ये पूरा डिटेल रखता है, और यहाँ पे ये लोकेशन आपको बताता है, और उनका जन्म कहाँ से हुआ, वो कहाँ से आए, कहाँ से माइग्रेट किए, ये सारी जानकारी उसमें होती है। और ये नेक्स्ट फेज जो था एनपीआर का, इसमें क्या होता था कि अब ये कंटेंटियस जो होता था, मतलब यहाँ पे विवादास्पद जो क्वेश्चन है वो भी अब किया जाना था नेक्स्ट फेज में। ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि इसमें क्वेश्चन जो है आपका जन्म कहाँ पे हुआ, तारीख कहाँ पे हुआ, मतलब पहले सिर्फ ऐसे ही डाटा होता था, लेकिन अब इसके बारे में पूरे अच्छे से जानकारी आपको देना पड़ेगा, और पूरा अच्छे से उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में होना था, उनके मदर टंग के बारे में, उनका लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ है, वो कहाँ से आए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी उनको जो है एक तरीके से अच्छे से उनको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कोई भी जानकारी वो हाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फेज ये है कि साइमल्टेनियसली ये अपडेट होना था कब, 2021 में, लेकिन यहाँ पे जो है हाउस लिस्टिंग या फिर हाउसिंग सेंसस के द्वारा, लेकिन ये कोविड-19 के कारण अभी तक जो है पोस्टपोन्ड है, अभी तक ये इस टाइप का कोई भी फैसिलिटी नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एनपीआर के बाद। नेक्स्ट जो है वो हमारा एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। तो इंडियन सिटीजनशिप हम लोग कैसे बता सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, तो 4 तरीका था। अगर हम लोग किसके अकॉर्डिंग बात करें तो सिटीजनशिप
एक्ट जो 1955 में जो बना था उसके अनुसार जो है भारत के नागरिक हम लोग 4 तरीके से हो सकते थे। पहला तो हम लोग का जन्म अगर यहाँ पे हो गया तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है कि भारत के नागरिक हैं। डिसेंडेंट मतलब अगर मान लीजिए कि हमारे पूर्वज यहाँ पे रहते थे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो है माता पिता अगर यहाँ पे रहते हैं तो उनको जो है ऐसा माना गया कि वो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन से भी माना जाता था कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से कैसे माना जाता है तो ये किसके अकॉर्डिंग था, ये सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 था उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से किसको माना जाता था, वैसा पर्सन that is a person of the Indian origin who has been resident of India for the 7 years before applying of the registration। वैसा पर्सन जो पहले से 7 साल पहले से रह रहा है। रजिस्ट्रेशन अगर आपको लेना है इंडिया का नागरिक का, अगर आपको नागरिकता प्राप्त करना है तो पहले आपको जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके 7 साल पहले से आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। दूसरा कि अगर आप कोई पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन से हैं तो वो किसी भी कंट्री में अनडिवाइडेड जो इंडिया है वहां पे अगर उनका जो है वो उसका रेसिडेंट है तो बिल्कुल उनको जो है इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। कोई पर्सन जो है इंडियन सिटीजन से शादी कर लेता है, ठीक है, और साधारण तरीके से अगर मान लो वो 7 साल से रह रहा है बिफोर द रजिस्ट्रेशन तो उसको भी उस कंडीशन में हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको भी हम लोग मान लेंगे कि वो इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, उसके बाद माइनर चिल्ड्रेन, हम लोग बात करें माइनर चिल्ड्रेन ऑफ द पर्सन हु आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो 18 साल से कम है जिनका एज, और वो हमारे यहाँ पे कहाँ पे रह रहे हैं, मतलब वो उनके जो पेरेंट्स हैं तो वो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये बाय रजिस्ट्रेशन इस तरीके से जो है वो भारत का नागरिक कंसीडर किया जा सकता है। अब नेचुरलाइजेशन कैसे होता है, तो वैसा पर्सन अगर कोई कंटिन्यूअसली 12 साल से अगर हमारे देश में रह रहा है, जिसमें पिछले 12 महीने में वो कंटिन्यू हमारे कंट्री में है, पिछले एक साल से वो जो है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट 12 मंथ जो है वो जब से वो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन मतलब एनपीआर के लिए या फिर देश की नागरिकता के लिए, तो वो जो है पिछले 12 महीने से कंटिन्यूअसली इंडिया में होना चाहिए। और दूसरा चीज 12 साल वो मतलब इंडिया में रहना चाहिए जिसमें पिछले 12 महीने वो कंटिन्यूअस इंडिया में रहे और 11 साल जो है वो एग्रीगेट रहे, मतलब यो कि वो कोई जरूरी नहीं है कि 11 साल भी पीछे का जो है 11 साल वो भी मतलब कभी इंडिया में रहे कभी बाहर भी रह सकता है। और जितना भी क्वालिफिकेशन है जो आपका सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में दिया हुआ था उसके 3rd शेड्यूल में उसका पूरा फुलफिल होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको नागरिकता मिल सकती है। क्लियर है? अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है 2019, तो ये जो है 2019 में इसको अमेंड किया गया जो 1955 का था। इसमें ये बोला गया कि ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि यहाँ पे जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट या फिर जैन और पारसी जो क्रिश्चियन हैं, ये 6 कम्युनिटी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, वो अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से इंडिया में अगर आते हैं, ठीक है, अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको क्या मान लिया जाएगा, यहाँ का लीगल माइग्रेंट मान लिया जाएगा, यहाँ का मतलब उनको जो है नागरिकता प्राप्त हो जाएगी अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हैं। तो अगर 31 दिसंबर 2014 के बाद अगर आए हैं तो उनको इलीगल माइग्रेंट्स माना जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे, और ये जितने भी दिस ग्रुप्स ऑफ द पर्सन, पहले 11 साल रिक्वायरमेंट था, अब इसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 5 साल कर दिया गया है। मतलब पहले 11 साल था और ये सीएए आपका जब आया तो उसमें आपका 14 से 19 के बाद ये 19 में अमेंड किया गया, तो 19 में मतलब 14 के बाद, तो 14 से पहले जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आया और ये अमेंड हुआ 2019 में। तो यहाँ पे देखो 5 साल में इसको जो व्यक्ति 5 साल से हमारी कंट्री में रह रहा है तो उनको जो है यहाँ पे नागरिकता देने के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब जो भी व्यक्ति
मतलब जो भी व्यक्ति, कहने का मतलब ये 6 कम्युनिटी से, 3 कंट्री से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से अगर वो आ रहे हैं तो उनको जो है इंडिया का नागरिकता दे दिया जाएगा। और कब आएंगे? 31 दिसंबर 2014 से पहले। कौन कौन कंट्री से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। कौन कौन सी कम्युनिटी? माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिसमें आपका हिंदूज हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, आपके जैन हो गए, पारसीज हो गए और क्रिश्चियन हो गए, ये सब। तो पहले 11 साल था और अब इसको कितना कर दिया गया? अब इसको जो है रिड्यूस करके कर दिया गया 5 साल। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? अब यहाँ पे आप देख लो कुछ न्यूज जो है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज था। ठीक है, ये 24 दिसंबर 2019 को आया था। तो बहुत सारा इस पे जो है आपका प्रोटेस्ट भी हुआ था हमारे कंट्री के मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब यहाँ पे जो है हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन खत्म। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कैन एन इंडियन सिटीजन होल्ड ड्यूअल सिटीजनशिप? इट इज पॉसिबल? नो। इज इट नॉट पॉसिबल? तो क्या ये पॉसिबल है? तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया या फिर दूसरे कंट्री का अगर वो सिटीजनशिप रखता है तो उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अलाउ नहीं करता है। और वो अगर किसी दूसरे कंट्री का रखता है तो या तो उसको उस कंट्री का नागरिकता को खत्म करना पड़ेगा या तो फिर इंडिया का नागरिकता ऑटोमेटिक उसका खत्म हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई लेवल कमिटी ऑन द इंडियन डायस्पोरा, मतलब भारतीय प्रवासी के अनुसार हाई लेवल कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है उनको डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो भारत के नागरिक को यहाँ पे इस चीज को अलाउ नहीं किया जाता है कि आप दो कंट्री का नागरिकता एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से मजेदार सेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं गाइस। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसी तरीके से आपको जो है इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।